अच्छा हम लोग वो बात कर रहे थे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस क्या था? कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी था, और कैपेसिटर क्या? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। और कैपेसिटर क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, है ना, केप्ट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के अगल बगल में रखे हुए दो कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इधर आके बैठ जाओ आराम से, खाली पैर इधर करो, है ना, या इधर आके किसी एक साइड आ जाओ, आराम से बैठो ना, बैग उधर कर दो। अरे पैर अच्छा से बैठो, हमको लगे कि तुम कंफर्टेबल हो। कोई दिक्कत? तो क्या बोले? कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है और कैपेसिटर एक अरेंजमेंट। पहला चीज। दूसरा, कैपेसिटर की जरूरत क्या है? कैपेसिटेंस की बात ही क्यों करते हैं? तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। तो भाई चार्ज होल्ड करवा के या रख के क्या करोगे, है ना। तो बहुत सारा आपको बताए थे, जैसे उसमें से कुछ एग्जांपल था, कैमरा का फ्लैश हो या डिफिब्रिलेटर हो, मतलब जहां सडन बर्स्ट ऑफ चार्ज चाहिए तो हमको कैपेसिटर की जरूरत होती है ना। जहां मतलब बेसिकली हम लोग यहां पे कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर रहा है ना, या हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक कन्फाइंड रीजन, है ना। तो आइसोलेटेड मेटल या कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस था वो था C अपॉन क्या था, सॉरी Q अपॉन V। और जो हम कैपेसिटर की बात किए थे उसके लिए क्या डिफाइन किए थे? Q अपॉन डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बोथ द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। किसी भी शेप एंड साइज का हो उसको प्लेट ही बोलते हैं। यहाँ तक बात कर लिए थे। फिर हम आपको होमवर्क दिए थे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको बात करना है ना, कैपेसिटी निकालना। तो वहीं से शुरू करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 98%, 95 से 98% सवाल इसी से आने वाला, ठीक है। कभी कभार स्फेरिकल कैपेसिटर पूछ ले या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछ ले। तो हम क्या करते हैं, इसमें बात करेंगे दो कंडक्टिंग प्लेट्स। अच्छा, कंडक्टिंग प्लेट के बारे में खूब पढ़ चुके हम लोग, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। याद आ रहा है? कुछ भी नहीं? कंडक्टर में बहुत कुछ पढ़े थे, ठीक है। दो कंडक्टिंग प्लेट है। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेट, जनरली सवाल आएगा आपका किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का हो प्लेट, बट वो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं भी हो तो काम चलेगा, हाथ के शेप का भी है, लेकिन बस होना क्या चाहिए? ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग। क्यों और कैसे ये भी हम समझाएंगे, ये भी हम समझाएंगे। कोई दिक्कत? चलो अभी बात कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप का है और इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया जो है वो है L1 इंटू L2, लेंथ और डेप्थ जो भी। कोई दिक्कत? दोनों है, ओवरलैपिंग है, सच दैट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? D है, सच दैट D इज वे लेस देन L1 एंड L2। तो जब भी ये एजम्पशन लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये प्लेट्स काफी लार्ज हैं। कुछ याद आ रहा है? इस एजम्पशन का मतलब होता था ये प्लेट्स काफी लार्ज हैं, काफी बड़े हैं। समझ में आ रहा? तो उसके कारण फील्ड कैसा होगा? प्लेट के परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, अब जबरदस्ती अपनी मर्जी से इसको प्लस Q चार्ज दे देते हैं, इसको माइनस Q चार्ज दे देते हैं, है ना। तो आपको याद होना चाहिए जब भी ऐसा करोगे तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, और इधर जीरो और इधर जीरो होगा। तो यहां पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या लोगे? तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर नेट चार्ज। तो आप गधे हो, नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर पे वही चार्ज लेते हैं जो दोनों प्लेट को अगर हम जोड़ दें तो जो चार्ज फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इसको जब दोनों को आप जोड़ दोगे तो बेसिकली जो आपको जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी Q। और सिंपल तरीका एक बताए थे, सिंपल तरीका क्या था? तो जो चार्ज का दोनों आइदर प्लेट पे चार्ज जनरली मोस्ट ऑफ द केस में क्या होंगे?
बराबर होंगे और साइन में अपोजिट होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है ना, ये सब चीज याद है। चलो यहां पे फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर और निगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड इधर, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या लिखोगे? Q अपॉन ए, ये सिग्मा हो गया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किस तरफ? राइट साइड में। और निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा? Q अपॉन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे सर माइनस साइन कहाँ गया? तो भाई माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, अरे है कि नहीं है? तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड होगा किधर से किधर की तरफ? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। तो अगर फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से लिख सकते हैं, E इंटू डी। अरे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा? पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी सीधा लिख देते हैं। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इंटीग्रेशन E डॉट डी एल माइनस साइन के साथ। बट अगर कांस्टेंट हो तो मस्त एकदम E डॉट E इंटू डी कर सकते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हो तो। नहीं तो ई डी कॉस थीटा भी कर लो, यहाँ तो उसी डायरेक्शन में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में क्या आएगा? Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी। तो लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? डेल्टा भी निकल गया, चार्ज निकल गया, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा भी। सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा ए ई नॉट बाय डी। कितना आएगा? ए ई नॉट बाय डी। देख लेना, कुछ गड़बड़ सरवर ना कर, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? Q डिवाइडेड बाय डेल्टा भी, है कि नहीं? ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंस जो आया है अपने पास, जो कैपेसिटेंस आया है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना, और मीडियम पे डिपेंड कर रहा, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? तो उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे, कोई दिक्कत? ये हो गया पैरेलल प्लेट। अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए नॉट अपॉन डी। अगर कोई और मीडियम होगा बीच में तो वो आगे बात करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे इसी में, ठीक है? और वहीं पे हम बोले थे इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक छोड़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अदर मीडियम्स। हम बोले थे ना, अभी तक मान के चल रहा है कि चार्ज वैक्यूम में या एयर में, है ना? अब किसी और मीडियम में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कैसे बात करेंगे वो भी हम पढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है? चलो, दूसरा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। बस देखते रहना, कैलकुलेशन कर बनना, ठीक है? स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या करने का? मान लो एक R1 रेडियस का स्फेयर है और एक कंसेंट्रिक स्फेयर R2 रेडियस का। अच्छा, ये थीन शेल है, तो यहाँ कितना सरफेस होगा? ये दोनों थीन शेल हैं, तो कितना सरफेस होगा? 4। इसका अंदर बाहर, इसका अंदर बाहर। समझ में आया? चलो, इसको Q चार्ज दे देते हैं, इसको माइनस Q चार्ज दे देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको गॉस लॉ याद है, अगर आपको गॉस लॉ याद है तो ये प्लस Q चार्ज इस पे आएगा, यूनिफॉर्मली बाहर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो माइनस Q चार्ज अंदर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको आना चाहिए। मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्लस Q ये बाहर वाले पे आएगा, और ये माइनस Q ये अंदर आएगा हर जगह। ठीक है? अब इसके कारण जो अंदर फील्ड होगा वो कुछ कैसा होगा हम आपको अभी बता देते हैं।
इस माइनस क्यू के कारण अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, इस माइनस क्यू के कारण अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। याद करो थीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होता था, बाहर सिर्फ फील्ड होता था, लेकिन इसके कारण यहाँ पे फील्ड होगा। अरे होगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का दो तरीका, एक तो दोनों का पोटेंशियल लिख दो, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल लिख दो, घटा दो। तरीका नंबर एक, कुछ नहीं याद आ रहा, मर जाओ यार तुम लोग, मतलब एकदम से नालायक है ना। ये एक तरीका हुआ है कि इसका पोटेंशियल लिख दो, उसका पोटेंशियल लिख दो, घटा दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तरीका नंबर दो क्या कहता है कि यहां से आप फील्ड हमको पता चल गया कितना होगा, के क्यू बाय एक्स। एक्स कहां से सेंटर से दूरी ले रहा है, कोई दिक्कत? तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा वी, अभी सिर्फ लिख रहे हैं डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा माइनस ई यानी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। यहां पे कैसा आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि हम फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, है ना, तो हम लिख नहीं रहे हैं। आप सॉल्व करोगे इसको, कई बार हम कर चुके हैं। तो उसका जब मैग्नीट्यूड लोगे डेल्टा वी, तो वो आ जाएगा के क्यू इंटू 1 बाय R2 बना ना, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। सॉल्व करो कॉपी में, मॉड ले लिए, ये क्या है, मॉड के साथ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा के क्यू, ठीक है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। कोई दिक्कत? यहां तक जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। चलो आगे चले। तो कैपेसिटेंस क्या डिफाइन किया गया, Q अपॉन डेल्टा वी। देख लेना जब इस दोनों को कनेक्ट करोगे, उस तरह का सवाल भी करवाए थे, याद है, स्फीयर को कनेक्ट करने वाला। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 0। जब वो सॉल्व करोगे तो जो चार्ज फ्लो करता है वायर के थ्रू, उसका वैल्यू आया था कितना, Q ही आया था। ठीक है, कनेक्शन वाला सवाल करवाया। ठीक है, यहाँ तो 2 ही है, वहाँ 3 था। तो जब इसको पुट करोगे यहाँ पे, कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा आपका, Q अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी का वैल्यू क्या आया है, जल्दी जल्दी बोलो यार, के क्यू इंटू बड़ा कौन है, हाँ R2 है ना, हम गड़बड़ लिख दिए आई थिंक। ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, कहाँ रहते हो थोड़ा बता देना चाहिए सब। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 R2, नीचे में है ना, सॉरी, हाँ, बड़ा है R2 माइनस R1, क्योंकि ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, याद है, R1 R2। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, K को क्या लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, घर पे जाके देखो, जब सवाल खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, घर पे जाके एक पे Q1 चार्ज दे देना, दूसरे पे Q2 चार्ज दे देना। ठीक है, एक पे Q1 दे देना, दूसरे पे Q2, मतलब मान लो एक पे Q दिए तो दूसरे पे 3Q दे दिए, और कैपेसिटेंस निकालना, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, कोई दिक्कत? उसी तरह पैरेलल प्लेट में हम बराबर बराबर चार्ज दिए हैं, आप एक पे Q एक पे 3Q दे देना,
फिर कैपेसिटेंस निकालना, तो भी यही आएगा। लेकिन उसमें Q का वैल्यू सर Q लेंगे कि 3Q लेंगे? तो ना Q लेंगे ना 3Q लेंगे, हम वो वाला चार्ज लेंगे जो दोनों प्लेट को कनेक्ट करने पे फ्लो करेगा, है ना। अपने को बस उस चार्ज से मतलब है जो काम का है। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर था। अगला है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलो अब बात करते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। तो मान लो दो सिलेंडर है, ठीक है, जो कि कोएक्सियल है। एक पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और दूसरे पे माइनस लैम्डा है। एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, ठीक है। तो जो भी फील्ड होगा वो दोनों सिलेंडर के बीच में ही होगा, क्योंकि बाहर वाले सिलेंडर के कारण अंदर कोई फील्ड होगा नहीं, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा? अंदर वाले सिलेंडर के कारण। और हमको यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो क्या करते हैं हम यहाँ से यहाँ फील्ड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, लाइन इंटीग्रल, वहाँ से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? चलो अब हमको क्या चाहिए? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है माइनस ई डॉट डी, ठीक है, फ्रॉम R1 टू R2। तो डेल्टा वी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x भी होगा ना, x दूरी पे फील्ड लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x dx माइनस साइन के साथ, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम R1 टू R2। तो डेल्टा भी कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा भी बराबर माइनस 2 पाई बाय, सॉरी इसको बाहर ले लो, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1। अब ये टर्म पॉजिटिव होगा, क्यों? R2 बड़ा है, R1 छोटा है, तो R2 बाय R1 एक से बड़ा होगा, तो ln का वैल्यू एक से बड़े नंबर के लिए पॉजिटिव होता है ना। लॉ का ग्राफ भी थोड़ा सा याद होगा, मैथ वाले सर भी पढ़ा, हम भी पढ़ा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये नंबर निगेटिव दिख रहा है। तो जब हम ये इसका मैग्नीट्यूड लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया? Q बाय डेल्टा वी। मॉड लगा देते हैं ताकि ये समझ में आए कि कैपेसिटेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? तो लिखो C बराबर, अच्छा चार्ज कैसे लिखोगे? तो चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा एल, है ना, अपॉन लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत लॉन्ग सिलेंडर के लिए जो फार्मूला हम लिखे हैं वैलिड किसके लिए है? वेरी लॉन्ग सिलेंडर के लिए, है ना। अगर फाइनाइट लेंथ की बात करें तो ये फार्मूला ही वैलिड नहीं है, तब तो आप लगा ही नहीं सकते हो ये वाला फार्मूला, है ना। तो दैट मीन्स हम लोग वेरी लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर उसमें लैम्डा एल का वैल्यू पुट कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा एल ले लेते हैं, मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसके एंड तक पहुंच जा रहे हैं तो वो फिर लार्ज होएगा ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर्मूला वैलिड है ही मिडिल पोर्शन के लिए। मिडिल मतलब बीच नहीं होता, मतलब उस रीजन के लिए वैलिड है। उसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी जो फार्मूला निकाले थे वो अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात कर रहे हो तो वो सिर्फ मिडिल पोर्शन के लिए वैलिड है।
क्योंकि अगर आप प्लेट के एंड तक पहुंच गए तो फिर वो इनफाइनाइट प्लेट नहीं है, और अगर वो इनफाइनाइट प्लेट नहीं है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला तो तभी काम करेगा मतलब एंड बहुत दूर दूर है। और हम आपको बताए थे कि किसी भी शेप एंड साइज का अगर प्लेट बड़ा सा और आप उसके मिडिल पोर्शन में उसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में काफ़ी करीब हो तो वो इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करता ना। तो वही बात हम वहाँ पे समझा रहे हैं कि प्लेट का शेप एंड साइज मायने नहीं रखेगा जब तक कि हम उसके बीच वाले रीजन में घूम रहे है कि नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ बोले थे कि पैरेलल प्लेट में बिल्कुल पैरेलल मतलब रेक्टेंगुलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं हो, जरूरी ये है कि प्लेट डी के रिस्पेक्ट में उसका डायमेंशन बड़ा हो और वो काफ़ी क्लोज रखे हुए हो, है ना, और ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग। ये मेन फंडा था। बात समझ में आ रही है ना। और वहाँ पे भी जो फॉर्मूला आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वो बेसिकली वैलिड है क्या है? मिडिल वाले रीजन के लिए, बट अपने लिए वो पूरे के लिए वैलिड है, ठीक है, अगर हम लोग अपने लेवल की बात करें तो। बट हाँ, लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जेई इन छोटे छोटे चीज़ों से सवाल उठा लेता है। कोई दिक्कत? आगे बात करें तो ये कैपेसिटेंस, इसको हाँ, तो जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो एल वाला पोर्शन इधर ले लो, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं निकालना है, बेसिकली कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो ये हो जाएगा, ये वाला है टर्म नीचे, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln r2 बाय r1, है ना। तो ये फॉर्मूला याद भी रहे तो कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से एक बार लिख लेते हैं। पैरेलल प्लेट के लिए C क्या था? A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बगल में डायग्राम भी बना लेना, है ना, कि D क्या है? सेपरेशन। A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। दूसरा था स्फेरिकल, R1 अंदर वाले का था, R2 बाहर वाले का था, तो कितना आया था बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और R2, गुड, R2 माइनस R1, ठीक है। तीसरा, अच्छा ध्यान से देखते जाओ कैपेसिटेंस में एक चीज, ऊपर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का डायमेंशन आता है हमेशा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, लेकिन डी से डिवाइड कर दिए तो एरिया का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशन, तो सिर्फ लेंथ का बचेगा। जब पहला कैपेसिटेंस निकाले थे ये स्फेरिकल कंडक्टर का, तो उसका कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद करो, वहाँ पे भी आया था एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो अगर आपके ये आंसर में इस तरह का डायमेंशन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स आप गलती की हो। तो ये भी एक चेक करने का तरीका। कई बार ऐसा हो रहा ना कि मान लो लेंथ यहाँ नहीं आके लेंथ नीचे आ जा रहा, तो समझ जाना आपने गलती करी। यहाँ पे भी देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसके बाद लेंथ इंटू लेंथ है। बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, तो नीचे भी लेंथ है, तो एक एक लेंथ गया डायमेंशनली, तो अगेन एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ के का डायमेंशन आ रहा। हाँ, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है। तो आप खुद बताओ इसका डायमेंशन कैसा दिखना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के जैसा दिखना चाहिए, और सम नंबर तो डायमेंशन लेस होता है ना। तो इसलिए इसका कितना आया था कैपेसिटेंस? आप ही बताओ पर यूनिट लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो, अपॉन ln बाय R1। देखो ये नंबर है, लॉग में कुछ डालते तो नंबर ही मिलता है ना भाई। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आएगा, और इसका डायग्राम बना लेना, R2 क्या है, R1 क्या है बगल में। तो ये एक जगह लिख लोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ तक की सारी बातों को लिख लो,
और जो छोटा छोटा पॉइंट बताते जाते हैं वो भी लिखना होता है ना, ये नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कम लोग समझाएंगे, ये नहीं बोलते कोई नहीं समझाएगा, लेकिन बहुत कम लोग समझाते हैं और किताबों में भी, अच्छी अच्छी किताबों में शायद कहीं मिल जाए आपको। ठीक है, होता क्या है कि मान लो एक प्लेट ऐसा है और दूसरा प्लेट ऐसा, तो ये कैपेसिटर, ठीक है। अब इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका ईएमएफ क्या है, ई है। अभी सर्किट ओपन और कहीं पे कोई चार्ज नहीं है ना, कैपेसिटर का दोनों प्लेट न्यूट्रल है, शुरू में दोनों प्लेट न्यूट्रल है, कोई दिक्कत। इसको कर दिए कनेक्ट बैटरी से, बैटरी लगाए और स्विच ऑन कर दिए। स्विच ऑन किए तो क्या होगा, कोई समझा सकता है? एकदम बेसिक से चलेंगे। स्विच ऑन किए तो क्या होगा? दोनों ने, पहली बात तो एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, है ना, कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, पहले से भी चार्ज रहता है तो डिस्चार्ज भी होता है कभी कभी, ठीक है। अभी वो उस बात को भूल जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं बिल्कुल फंडामेंटल से चलते हैं। कैसे चलते हैं? फंडामेंटल से। कई बार दोनों कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज होता है, उसको वायर से कनेक्ट कर दो, डिस्चार्ज हो जाएगा। या उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, उसमें से कुछ चार्ज कम हो जाएगा, तो इसलिए हवा में नहीं उड़ने का, कोई दिक्कत। अब देखो होता क्या है, एकदम बेसिक फंडामेंटल से चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कैसा है? कंजर्वेटिव। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो आपको याद होगा कि बैटरी का ये टर्मिनल निगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। ऐसे हम बोले थे ना कि ये वाला टर्मिनल ऐसा रिएक्शन करता है कि इलेक्ट्रॉन दे, और इधर वाला टर्मिनल ऐसा ऐसा रिएक्शन करता है कि इलेक्ट्रॉन खा जाए। कुछ याद आ रहा है? बताए थे कहां पे? करंट के पहले क्लास में। बैटरी नहीं बता रहे तो समय सिर्फ ये बता रहे थे कि अगर एक पावर सोर्स हो तो आपके कंडक्टर के अंदर फील्ड हो सकता है, ठीक है, उसी वहीं पे ये चर्चा किए थे। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। देखो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर है और कंडक्टर पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल होता, मतलब कंडक्टर के अंदर में कहीं पोटेंशियल चेंज नहीं होता, याद करो। उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम और पूरा का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलो यहां से आए वायर के थ्रू आते गए यहां से यहां, जैसे ही जंप करोगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितने से? ई से, कोई दिक्कत। फिर यहां से यहां तक पहुंचे, या मान लो यहां तक पहुंच, तो पोटेंशियल में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, अभी तो कहीं कुछ नहीं हुआ, कंडक्टर के अंदर ही मूव कर रहा है, तो कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मान लो यहां से चले थे तो इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, और इसका नाम रख लेते हैं डी। हम ए से चल के डी तक गए तो क्या हुआ? पोटेंशियल में राइज हुआ ई का। अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में होता है कंजर्वेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेचर में कंजर्वेटिव, मतलब क्लोज लूप में ई डॉट डी एल जीरो होना पड़ेगा, या ऐसे बोल सकते हैं क्लोज्ड लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में चेंज जीरो होना पड़ेगा, मजबूरी है। मतलब अगर हम डी से मूव करके ए तक जाए तो पोटेंशियल को ई से घटना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। फिर नहीं समझ में आया। ए से चले बी तक, कुछ नहीं हुआ, कंडक्टिंग वायर था, इक्विपोटेंशियल। जैसे ही यहां से क्रॉस किए, बैटरी को क्रॉस किए, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ पोटेंशियल बढ़ गया,
कितने से, ई से, और फिर कंडक्टर में चलते हुए डी तक पहुंच गए। अगर हम डी तक पहुंच गए तो क्या होगा, कुछ नहीं, पोटेंशियल ई से बढ़ा हुआ, लेकिन जैसे डी से ए तक पहुंचे तो क्लोज लूप बन गया, और क्लोज लूप बना तो पक्का पोटेंशियल में ड्रॉप होना पड़ेगा, वो तभी संभव है। अच्छा आप बोलोगे यहां से यहां में कुछ ड्रॉप हो सकता है क्या सर? नहीं होगा। अरे पूरा पूरा मेटल है तो कैसे ड्रॉप होगा? यहां से यहां में कुछ ड्रॉप हो सकता है सर? नहीं होगा। तो जो भी ड्रॉप होगा वो बीच में होना पड़ेगा, और बीच में ऐसा तभी होगा जब यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए। होगा, और ये तब होगा जब यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। अब असल में यहां कहानी क्या हुआ वो देखो, ये बैटरी हम मानते हैं जनरली कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना, क्यों? इससे फायदा होता है कि अपने चार्ज का मोशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है। आप इलेक्ट्रॉन को भी मूव करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करता इलेक्ट्रॉन ही मूव है, लेकिन फिर सब चीज़ उल्टा उल्टा चलता है। तो ये तो करंट से ही हम करते आ रहे हैं, है ना, चलता ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम मानते क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो हुआ क्या बेसिकली, ये बैटरी यहाँ से कुछ चार्ज उठाया तो यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, अरे इसका चार्ज छीनोगे तो निगेटिव होगा ना, और ये उठा के यहाँ पटक दिया, तो दिक्कत, यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ पटक दिया, क्योंकि बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है तो जितना चार्ज यहां से उठाया होगा उतना ही चार्ज वहां पटका होगा। नहीं समझ में आया? मतलब अगर यहां प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ तो यहां माइनस क्यू चार्ज डेवलप होना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहां से यहां के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो कितना होगा, ई, क्योंकि यहां से पोटेंशियल ई से बढ़ा तो यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल घटा होगा, कितने से, ई से। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। सर इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि अब आपको दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? ई। मान लो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना था, सी, थोड़ा, तो ये क्यू चार्ज आप बता सकते हो बहुत आसानी से, बिल्कुल, जल्दी बोलो। Q इक्वल टू सी वी, तो Q बराबर, सॉरी, Q इक्वल टू सी वी, और वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहां पे आ जाएगा Q जो चार्ज है आपका वो हो जाएगा C मल्टीप्लाइड बाय E विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। काम खत्म, कहानी खत्म। अरे दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता है, सिस्टम का कैपेसिटेंस पता है ना, तो चार्ज निकालना बहुत टफ है क्या? नहीं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला जो अपना कैपेसिटेंस का वो क्या है ना, अरे है ना, बात समझ में आई। अब किताब में कहानी कहां से शुरू करता है, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ नहीं बताता, वो बोलता है कि देखो एक कैपेसिटर है जो कि डिस्चार्ज है, कैसा है, डिस्चार्ज है। अब जो इसको रट लेगा उसको हम फंसा देंगे तुरंत। कैसे फंसाएंगे पता है? कैसे फंसाएंगे? जो ये प्रोसेस नहीं समझा, पूरा कहानी नहीं समझा, पूरा बेसिक नहीं समझा, उसको देखो हम कैसे फंसाएंगे। हम बोलेंगे एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज 6Q है। अब इसको एक EMF की बैटरी से कनेक्ट कर दिए, है ना, EMF की बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बताओ क्या होगा? अब जो रट के बैठा हुआ है Q इक्वल टू सी वी, वो मरेगा, बुरी तरह से मरेगा। इसलिए पूरा प्रोसेस पता हो तो कहानी अच्छी है ना, पक्का। तो आपका बेस बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब किताब में क्या लिखा रहता है कि एक कैपेसिटर है जो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब इसके कोई प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, या ऐसे समझना कि इसके दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे बीच में कोई फील्ड नहीं है। इसको हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिए? बैटरी से, EMF की बैटरी से। तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल E यहाँ पे 0, यहाँ पे E यहाँ पे 0, इसका कैपेसिटेंस C, ठीक है।
तो वो बोलेगा देखो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, C। ठीक है, बस इतना कहानी बता देते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से हुआ, कैसे आया, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। अरे इनके बीच में क्यों पोटेंशियल डिफरेंस E का आया, तो आई होप वहां से समझ में आओ। अच्छा, दूसरा चीज ये मत सोचना कि ये दो डंडा है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर को डिनोट करने का तरीका असल में ये और ये सेम है, इक्विवेलेंट है ना। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को भी ऐसे डिनोट करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे ही डिनोट करते हैं, और स्फेरिकल को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक ये जो ऐसा डंडा बनाते हैं ना, ध्यान से देख, ये कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, उसी को डिनोट करने का तरीका जैसे रेसिस्टेंस का मतलब ऐसे करते थे। क्या वायर को मोड़ देते थे? अरे ये तो जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम रेसिस्टेंस है उसको डिनोट करता है। उसी तरह जो प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है ये उसको डिनोट करता है। जैसे बैटरी को ऐसा दिखाते थे, तो क्या ये ईएमएफ ऐसा ही दिखता है क्या? ये जो प्रॉपर्टी है जो बैटरी का, उसको डिनोट करने का तरीका, बात समझ में आ रहा? तो अपने पास कितना इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ गया धीरे धीरे, तीसरा डिवाइस आ गया। पहला बैटरी, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा कैपेसिटर, फिर आएगा इंडक्टर। ठीक है, और जब तीनों एक साथ आएगा ना पिक्चर में, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तब असली कहानी में मजा आता है। ठीक है, अभी तो आसान लग रहा होगा, सिर्फ रेसिस्टर, मजा आ गया सर, सिर्फ कैपेसिटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, कुछ कुछ छोटी छोटी बात बोल रहे हैं, सब लिखते जाना। पहला, रेसिस्टर के केस में हम आपको ऐसा सिचुएशन नहीं दे पाते थे कि एक रेसिस्टर लो, आपके हाथ में एक रेसिस्टर उठा के दिए और बोले कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते। वो सर्किट में होगा तभी करंट फ्लो करे, है ना। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब आपको हम कैपेसिटर दें और बोलें कि ये पहले से चार्ज था, मतलब इसके प्लेट्स पे चार्ज था, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने वाला ही डिवाइस है ना। तो हम आपको ऐसा कैपेसिटर दे सकते हैं जिसपे यहाँ +2 CE चार्ज है और यहाँ -2 CE चार्ज है ऑलरेडी, और इसको हम आपके हाथ में पकड़ा सकते हैं। भले ही आप दोनों टर्मिनल को छुएगा तो एक झटका महसूस होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो पंखा बंद करना, जो पंखा ठीक करने वाला इंजीनियर होता है, मिस्त्री जिसको बोलते हो, वो भी उसको थोड़ी देर छोड़ देता। पंखा खोल के तुरंत उस पर काम करना पसंद नहीं करता। क्यों? कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर होता है, जैसे खोल के वो छुएगा तो करंट उसको लग सकता। ठीक है, पक्का। जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बताएंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि कैपेसिटर में पहले से कुछ चार्ज हो। ठीक है, लेकिन ऐसा रेसिस्टर नहीं होगा कि उठा के आपके हाथ में दिए बोले देख बेटा इस रेसिस्टर में 10 एम्पियर का करंट बह रहा। बात समझ में आ रही है? दूसरा बात, ये दो डंडा बराबर डंडा दिखाते हैं, इसका मतलब कैपेसिटेंस होता है ना। कैपेसिटर दिखाते हैं, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, पैरेलल प्लेट हो, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। कुछ किताब में इसको ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे अच्छी वर्मा। अगर ऐसा दिखाओगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसमें पोलरिटी पहले से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ऐसा शेप बनाने पे पोलरिटी डिसाइड हो जाता है कि ये जो ऐसे ब्रैकेट वाला है ये प्लस होगा और सीधा डंडा वाला माइनस होगा। क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर कहानी आगे हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो यहाँ तक की बातों को नोट करो जल्दी से। और ये कहानी समझ में आया, अंदर जो फील्ड वील्ड आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, और ये दोनों इक्विवेलेंट कहानी है ना। तो किताब में कहानी बस इतना लिखा रहता है। अब बच्चा तो सर क्यों पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो फिर क्यों सर क्यों सर, है ना। अगला इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज यहीं पे बता देता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर चार्ज हवा में फ्लो करके चला जाएगा तो क्या होगा, है ना। अरे चार्ज इधर से भी तो फ्लो करके चला जाए, फील्ड है ही, तो समझ जाओ कैपेसिटर खराब हो गया। अरे
अगर इस मीडियम से ये फ्लो कर जा रहा है, जो बीच में मीडियम है, मतलब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया है। अरे चार्ज का लीकेज हो रहा है, समझ में आया? अगर सारा का सारा चार्ज इधर से उधर फ्लो कर गया तो समझ लो कंप्लीट कैपेसिटर फूक गया, जल गया। उसके बीच का जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है। बोलो थोड़ा थोड़ा, तब भी कैपेसिटर खराब हो चुका है। अगर थोड़ा थोड़ा भी इधर से चार्ज इधर फ्लो करके जा रहा है उसको लीकेज करंट बोलते हैं, पढ़ाएंगे हम। तब भी कैपेसिटर मतलब अपने फुल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहा, उसको जितना चार्ज स्टोर करना चाहिए था वो नहीं कर रहा। कुछ चार्ज फिर से फ्लो करके इधर से इधर चला आएगा तो जीरो कर देगा ना। मान लो क्यू चार्ज है, अब इसमें से मान लो 10 कूलम चार्ज दोनों पे था, +10 -10। अब 1 कूलम चार्ज अगर इधर से इधर अंदर में लीक कर गया तो 9 और 9 चार्ज आ जाएगा। तो कैपेसिटर जितना स्टोर कर रहा था उससे कम हो गया। अरे हो गया ना, क्यों? क्योंकि वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था उनके बीच में, उसके थ्रू भी चार्ज फ्लो करने लगा। और ये पूरा अगर जो बर्बाद हो गया उसमें तो जो डालोगे सब इधर आ जाएगा बीच से कूद के। ठीक है, यहाँ हवा है ना, वहाँ पे और कोई मीडियम हो सकता है ना, और कोई मीडियम हो सकता। तो ये नहीं सोचने का कि बीच में चार्ज उड़ के आएगा। वो आ गया तो समझो कैपेसिटर फूक गया। समझ में आया? गया। ठीक है, तो बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। मतलब जब भी कोई चार्ज आएगा तो इधर मान लो कुछ चार्ज आया और इधर कुछ चार्ज आया, तो ये मत सोचना कि सर बीच से भी तो चार्ज जा सकता, तो फिर वो कैपेसिटर ही नहीं है। लॉजिकली सोचो, तब तो वो रेजिस्टर ही हो गया। अरे इधर से चार्ज इधर जा ही रहा तो रेजिस्टर ही हो गया। फिर कुछ नहीं समझ में आ, है ना? फिर तो वो रेजिस्टर ही होगा, फिर अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है? करंट फ्लो कर रहा है सीधा। बात समझ में आई? तो बीच से अगर किसी को लगता है चार्ज फ्लो करता, तो भाई नहीं करता, जब तक कि सवाल में नहीं दिया हो कि भाई इतना परसेंटेज लीकेज हो रहा। कोई दिक्कत? तो अब नोट कर लो। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में वर्क कैसे करता ना, चार्ज स्टोर किया, अब इसको उठा के किसी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। मान लो ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है, +2C -2C, इसको किसी लोड से, मान लो पंखा था जिसको घुमाना था, कनेक्ट किए। तो जैसे ही कनेक्ट करोगे, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, है ना? भले ही थोड़ी देर के लिए करेगा। कितने देर के लिए? जब तक इस पे 0 और इस पे 0 ना हो जाए, करेगा ना। तो वही तो काम है। उसको चार्ज करते हैं, किसी दूसरे सर्किट में डाल के यूज कर लेते हैं। जैसे कैमरा का फ्लैश का ही कहानी देखो, वहाँ असल में पुराना वाला कैमरा कोई देखा होगा, जैसे मेरे घर में कल लाके होगा तो दिखा देंगे अगर याद रहा तो। उसमें से दबाते थे, फोटो खिंचाया, फ्लैश हुआ, उसके बाद एक डंडा होता था घुमाने के लिए। उसको जब घुमाते थे तो शायद उसमें ऐसा होता होगा कि कैपेसिटर जो पहले फ्लैश से कनेक्टेड था वो डिस्कनेक्ट होकर किससे कनेक्ट हो जाता होगा? बैटरी से। वो डंडा को क्या पहले फ्लैश से कनेक्टेड था, जब दबाए, जब रेडी था, दबाए, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, फ्लैश चमका, कैपेसिटर क्या हो गया? खत्म। अरे हम वहां से बात कर रहे हैं जहां कैपेसिटर चार्ज हो चुका, तो क्या दिक्कत है? गजब बात करते हो। जो ये बताओ, ये क्या है? सर्कल है। सर्कल का शुरू कहां से होता? अबे जो घूमता हुआ चीज है उसमें शुरू और अंत कहां से होता? तो मान लो कैपेसिटर चार्ज था, फोटो खींचे, कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज। अब जब उस डंडे को ऐसे घुमाए तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम इस डंडे को इधर घुमाते होंगे तो उसका कनेक्शन चेंज होकर बैटरी के साथ हो जाता होगा, और उस दौरान कैपेसिटर चार्ज हो जाता होगा, और उसमें एक रेड लाइट जलता था। ठीक है, मेरा कैमरा नहीं, अंकल का, बहुत पुराना कैमरा। तो वो रेड लाइट जलता है, रेड लाइट जलता है मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसका रेड लाइट बंद हो जाता था, मतलब आपका कैमरा फिर से तैयार है। ठीक है, देखे होंगे आपके भी घर में ऐसा कैमरा होगा अगर पुराना वाला तो। ठीक है, तो उसमें यही कहानी था। तो क्या हुआ? एक सर्किट में चार्ज किया, उठा के दूसरे सर्किट में डाल के डिस्चार्ज कर लिए, अपना काम हो गया। कहाँ? तो जहाँ बर्स्ट ऑफ चार्ज चाहिए। वैसे पंखा में होता होगा, है ना, वो दोनों सर्किट से जुड़ा होगा। एक तो आप जब बिजली दिए तो चार्ज होता होगा,
है ना, जब स्टार्ट करते हो उस समय बर्स्ट ऑफ चार्ज दे के फिर डिस्चार्ज हो जाता हो। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो है नहीं कि सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडा शायद यही होगा। बात समझ में आ रही? तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे या पॉजिटिव चार्ज समझो से फ्लो करके जाएगा, तो इसमें से कुछ करंट जाएगा। तो ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, मतलब करंट फ्लो कर रहा। वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे ट्रांजिएंट स्टेट की बात। बेसिकली हम लोग कैपेसिटर में क्या पढ़ेंगे, जीरो टाइम पे क्या कहानी थी, मतलब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज था, है ना, या जब सर्किट में जोड़े और जब पूरा वो डिस्चार्ज हो गया या फाइनल जो उसका चार्ज स्टोर करना था वो कर लिया, तो अब की कहानी पढ़ेंगे। हम बीच वाले स्टेट की कहानी नहीं पढ़ेंगे। बीच वाले स्टेट की कहानी को ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, शुरू में क्या था, अंत में क्या, बस शुरू में क्या था, अंत में क्या, ये अपनी कहानी होगी। याद रहेगा पक्का? जब तक कि ट्रांजिएंट स्टेट स्पेशली हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे कि हाँ बीच में क्या हो रहा है, टी टाइम पे क्या हो रहा है ना। अदरवाइज हम लोग सिर्फ बात करेंगे जीरो और फाइनल। बात समझ में आ रहा पक्का? तो इस सबको नोट करो अपने लैंग्वेज। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से सुनिएगा, अगेन दिल के फील पे नहीं जाना है कि सर ऐसा दिख रहा है तो पैरेलल होगा, ऐसा दिख रहा है तो सीरीज होगा। जो रूल हम बताएंगे, जो नियम बताएंगे, उस पर चलना पक्का। तो कॉम्बिनेशन में सबसे आसान होता है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में सबसे आसान होता है पैरेलल। पैरेलल ऐसे ही होता ना, गड़बड़ लिख देगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कहानी खत्म। मतलब मान लो एक कैपेसिटर ऐसे C1 और दूसरा कैपेसिटर ऐसे है C2 और इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमको इसका इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए? इक्विवेलेंट। ध्यान से सुनना, मतलब एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसको अगेन इसी बैटरी से जोड़ें, जिसको अगेन इसी बैटरी से जोड़ें तो क्या हो पता है, जब इस बैटरी से जोड़ेंगे तो कुछ चार्ज फ्लो होगा, कुछ इस पे जाएगा और कुछ नीचे वाले कैपेसिटर पे जाएगा। तो जितना टोटल चार्ज इसमें फ्लो करे उतना ही टोटल चार्ज जब इसमें फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे कि क्या है, इक्विवेलेंट है ना। तो इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पोटेंशियल ई, यहाँ जीरो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई। तो इस पे जो चार्ज Q1 आएगा, ध्यान से सुनना, वो आएगा प्लस C1 ई और इस पे आएगा माइनस C1 ई, और इस पे चार्ज आएगा प्लस C2 ई और इस पे चार्ज आएगा माइनस C2। अब कोई बच्चा बोलेगा सो टोटल तो जीरो है। अरे हाँ, टोटल तो जीरो रहना ही पड़ेगा क्योंकि बैटरी चार्ज देता भी नहीं है, वो असल में इधर से उठाया होगा और उधर पटक दिया होगा। अरे यहाँ से प्लस, यहाँ से C1 चार्ज उठाया तो यहाँ पे माइनस C1 ही बचा, इसको घुमा के इसको दे दिया ना। और यहाँ से कितना उठाया, माइनस C2 ही उठाया और इसको घुमा के यहाँ पटक दिया। कोई दिक्कत? लेकिन फाइनल स्टेट में चार्ज कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू CV, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, और पहले से चार्ज तो जीरो ही था, है कि नहीं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो टोटल चार्ज इससे कितना फ्लो किया होगा, आप ही देखो, ये वाला हिस्सा अलग है ना। तो टोटल चार्ज जो बैटरी से फ्लो किया होगा बेसिकली जो इस प्लेट पे चार्ज होगा और इस प्लेट पे चार्ज होगा। अरे सोचो ना,
बैटरी से जो चार्ज फ्लो करके आया होगा वो जंप करके इधर तो जा नहीं सकता, मतलब इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है वही टोटल चार्ज किससे फ्लो किया होगा, बैटरी से। तो बैटरी से यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, C1e प्लस C2e। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अरे ये दोनों प्लेट से इधर तो चार्ज जंप कर नहीं सकता, तो हम क्या किए, इन दोनों प्लेट को लेते हुए एक बाउंड्री बना लिया ऐसे बैटरी के साथ। तो मतलब बैटरी से जो भी चार्ज आया होगा वो इस पे और इस पे गया होगा। ये मत सोचने का कि इस पे भी गया होगा, कैसे जाएगा भाई, हवा में उड़ के जाएगा नहीं, और गया तो कैपेसिटर गया। अरे गया तो गया ना, तो गया गया गया, समझ में नहीं आया। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, C1e प्लस C2e। अगला इसमें देखो E है तो यहाँ पे E यहाँ पे 0, तो यहाँ आ जाएगा प्लस C इक्विवेलेंट, E यहाँ पे आ जाएगा माइनस C इक्विवेलेंट E आएगा। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज बैटरी फ्लो करा के भेजा, C इक्विवेलेंट E, एंड दिस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू C1e प्लस C2e। तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। रो क्यों रहा पीछे बैठ कर, तू लिख नहीं रहा कुछ भी, क्यों? तो 5 पेज 6 पेज पूछ लेता, कैसे छोड़ के लिख लेता। अब बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ अगेन भावनाओं पे मत जाना, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। सीरीज रेसिस्टर में जितना आसान था उतना यहाँ सीरीज खतरनाक, ठीक है। टू बिगिन विथ हम मान के चल रहे हैं कि मेरे दोनों कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, फिर हम आपको सीरीज भी समझाएंगे। टू बिगिन विथ हम मान के चल रहे हैं कि मेरे दोनों कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में, मतलब मेरा एक कैपेसिटर ऐसे है, फिर दूसरा कैपेसिटर ऐसे है, C1 C2 E, सर्किट खुला हुआ है, कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो मान लो यहां कितना चार्ज आएगा, यहां चार्ज आया Q मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस Q। अरे इस पे प्लस Q तो इस पे माइनस Q। रुको रुको रुको, सर इधर से चार्ज लिया ही नहीं तो इधर कैसे चार्ज आ गया, यहां से तोड़ा, हाँ इधर दिया, वहां पर माइनस क्यों आना चाहिए, यहाँ Q, हाँ सब सही होगा आराम से। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता, सर अभी आप बोले फ्लो नहीं कर सकता है, फ्लो नहीं कर रहा, ये प्लस Q के कारण यहाँ माइनस Q आया ताकि जो मेटल प्लेट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे, गॉस लॉ। इधर आ जाओ, अच्छा तुम लोग इतने नादान हो, हा हा। इस पे अगर हम प्लस Q चार्ज देंगे तो क्या होता है, नेट चार्ज क्या है Q/2, तो इधर आएगा Q/2, इधर आएगा Q/2, यहाँ आएगा प्लस Q/2 और यहाँ आएगा माइनस Q/2। कहाँ से आया, अबे नेट चार्ज तो अभी भी 0 है नालायक। तो यहाँ जैसे ही Q आएगा तो चूंकि कैपेसिटर पे हम जानते हैं यहाँ जितना चार्ज आएगा उसका अपोजिट यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस Q। अब यहाँ माइनस Q आया तो ध्यान से देखो ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ प्लस Q आ जाएगा क्योंकि इन दोनों पे पहले चार्ज कितना था, 0 था। कुछ नहीं समझ में आ रहा। और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस Q।
अरे हाँ ना बोलना। अच्छा, यहाँ पे मान लिए E, यहाँ पे मान लिए X, यहाँ पे मान लिए 0। ठीक है, पक्का। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? E माइनस एक्स। अच्छा, टोटल चार्ज गया कितना है? Q। टोटल चार्ज कितना गया? Q। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस एक्स, है ना? तो यहां पे चार्ज क्या आता है? Q बराबर CV। Q बराबर CV, यानी C क्या है? C1, V क्या है? E माइनस एक्स। और यहां पे देखो, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो यहां के लिए लिख सकते हैं Q बराबर X C2। X का वैल्यू उठा के यहां रख दो। Q बराबर C1 E माइनस Q बाय C2। तो अच्छा, इसको इधर ले आते हैं। Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, सॉरी, तो बराबर E। यही होगा कि कुछ अलग होगा? बताओ, सोच समझ के बताना। ठीक है, चल आगे चलते हैं। हमको इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब हमको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसपे यहाँ C हो। इसको जोड़े कितने से? E से। तो यहाँ बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया है? Q ही किया। अरे बैटरी का चार्ज अगर ध्यान से देखो तो ये वाला ही चार्ज है ना। अरे यही तो बैटरी से फ्लो किया हुआ चार्ज है, और चार्ज सब बैलेंस भी है, चार्ज में भी कोई पंगा नहीं हुआ। देखो यहाँ से Q उठाया, यहाँ माइनस Q आया, ये घूम के यहाँ आया। अच्छा, यहाँ माइनस Q आया तो यहाँ प्लस Q आ गया। ठीक है, और यहाँ प्लस Q आया तो यहाँ माइनस Q आया। ये वाला पोर्शन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। मतलब इस पोर्शन पे पहले भी जीरो चार्ज था, अभी भी जीरो चार्ज है ना। मान लो इस पे चार्ज आ गया प्लस Q माइनस Q, तो इस बार बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? CE। तो E बराबर Q बाय C या C इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लो। 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू E बाय, या ऐसे कर सकते हैं। हाँ, दोनों को इक्वेट कर दो। C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय C1, ऐसे होगा, प्लस 1 बाय C2। ये फॉर्मूला कुछ कुछ वैसा ही आ रहा है जैसा कि अपने रेसिस्टर में पैरेलल में आया था, यहाँ पे सीरीज में। लेकिन सीरीज में होने का एक बहुत बड़ा रूल है, इसलिए हमेशा सीरीज लगाने से बचे तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है बेसिकली कि इन दोनों पे प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों कैपेसिटर पे जीरो चार्ज हो, है ना। बेहतर ये बोलना है कि ये जो दोनों प्लेट कनेक्शन में है उन पे इनिशियली बराबर चार्ज और अपोजिट होने चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? मतलब इसका ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट बात है किसके लिए? सीरीज के लिए। बाकी कल जब सवाल हम लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो, एक सवाल करेंगे जो कि देखने में आपको सीरीज जैसा लगेगा, है ना।
कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज होना चाहिए, है ना, बट ज़्यादा इफिशियंट है वो ये बोलना बेहतर है कि जो दोनों कनेक्शन में प्लेट उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, यानी चार्ज का सम 0 होना चाहिए। दोनों कैपेसिटर पे पहले से कुछ चार्ज देके भी तो हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर नहीं है कि करंट डाल के नहीं जोड़ सकते हैं। कैपेसिटर है तो पहले से भी कुछ चार्ज देके जोड़ सकते हैं सर्किट में। तो उस केस में सीरीज वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों कैपेसिटर का जो कनेक्टिंग प्लेट होगा उस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0, अदरवाइज सीरीज का फॉर्मूला नहीं चेप सकते हो। और कल पहला सवाल जो करेंगे उसमें वो इसी पे होगा। पहले तो सीरीज वाला चेपेंगे, आंसर लाएंगे, फिर उसको सिंपली करेंगे किससे, केवीएल से लूप लगा के, ठीक है। तो देखना आंसर अलग अलग है। बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नेचर में कैसा है, कंजर्वेटिव। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नेचर में कैसा है, कंजर्वेटिव। बैटरी के अंदर भी तो फील्ड होता है, वो भी कैसा, कंजर्वेटिव। तो पूरे लूप में क्या होना चाहिए, नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0। अब लगाए तो थे थोड़ी देर पहले, वो जो कंडक्टर वाला जहां कहानी स्टार्ट किए थे वही तो है। आज जो शुरू किए थे कि 2 अलग अलग प्लेट था और बैटरी से जोड़े थे, उसमें केवीएल ही तो लगाए थे। समझ में आया, समझ में आया। अबे केवीएल केसीएल सब लगेगा, और यहाँ पे केवीएल बहुत खतरनाक होगा मोस्ट ऑफ द केस में, मतलब अननोन्स और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ 2-2 प्लेट बनता। वहाँ तो रेसिस्टर में बस करंट होता था, अब 2-2 प्लेट बनता, अननोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इफिशियंट कौन होता है, केसीएल, या ऐसे बोलो जंक्शन रूल। कोई जंक्शन लेंगे, वहाँ का पोटेंशियल निकाल लेंगे, जैसे यहाँ का पोटेंशियल निकल जाएगा तो इसके अक्रॉस क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधा सीधा फॉर्मूला Q = CB या C = Q/V, है कि नहीं, पक्का। तो यहाँ तक अच्छे से नोट करो और घर पे जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है।